हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जीएसटी का नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले की पीपीटीज में हमने टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई की। वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी विल बी लेविड ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन अदर वर्ड्स, टू लेवी जीएसटी, करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड. What can be the part of the value of supply or what does not form part of the value of supply is very important to levy GST. So, students, हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का पता लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के ऊपर हम जीएसटी चार्ज करते हैं और उसके लिए पता लगाना जरूरी है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कौन सी वैल्यूज इंक्लूड की जाएगी और कौन सी वैल्यूज उसमें से एक्सक्लूड की जाएंगी. तो what becomes the part of value of supply or what does not become the part of value of supply, it is very important. अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई होता क्या है. एज पर जीएसटी एक्ट, द वैल्यू ऑफ ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or services or both, where the supplier and the recipient of the supply are not related and the price is the sole consideration for the supply. अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर बात की जा रही है, अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स की है, चाहे वो सर्विसेज की है, चाहे वो दोनों की है, राइट, तो वो होती है ट्रांजैक्शन वैल्यू. क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है. ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है जो एक्चुअल में हम प्राइस पे करते हैं या जो प्राइस पेएबल होता है उस सप्लाई के लिए, चाहे वो गुड्स की है, चाहे सर्विसेज की है, चाहे दोनों की है. तो जो भी प्राइस उसके लिए पेड होता है या फिर पेएबल होता है वो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है. बस यहाँ पर एक कंडीशन है इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर सप्लायर और जो रिसिपिएंट होता है सप्लाई का वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो रिलेटेड नहीं होने चाहिए आपस में. और दूसरी कंडीशन ये है कि यहां पर प्राइस जो है वो सोल कंसीडरेशन होना चाहिए सप्लाई के लिए. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू है. यहां पर लिखा भी है इफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड. अगर सप्लायर और जो सर्विस का रिसिपिएंट है या फिर गुड्स का जो रिसिपिएंट है अगर वो रिलेटेड पार्टीज नहीं है, और दूसरा अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर जो प्राइस है वो सोल कंसीडरेशन है, तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो है ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो कि क्या होता है? जो होता है आपका प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट आया था, एक कंडीशन ये आई थी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू वैल्यू ऑफ सप्लाई तभी मानी जाएगी अगर दोनों पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं है. इट मींस दे शुड नॉट बी रिलेटेड पर्संस. तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि रिलेटेड पर्संस होते कौन हैं. फर्स्ट, सच पर्संस आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर बिजनेस. अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही एक दूसरे के बिजनेस में डायरेक्टर है या ऑफिसर है तो उनको रिलेटेड माना जाएगा. सेकंड, अगर वो पार्टीज यानी कि सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही एक बिजनेस के अंदर पार्टनर है तो उन्हें माना जाएगा कि वो रिलेटेड पर्सन है. थर्ड, अगर दोनों पार्टीज सप्लायर और रिसिपिएंट एक दूसरे के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में है. थर्ड, अगर दोनों में से किसी एक ने दूसरे की कंपनी के अंदर शेयर्स के अंदर जो होल्डिंग है 25% से ज्यादा है तो भी ये माना जाएगा कि वो आपस में रिलेटेड पर्सन है. नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं. नेक्स्ट, दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी थर्ड पर्सन के कंट्रोल में है. नेक्स्ट, दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं. एंड द लास्ट, दोनों सेम फैमिली के मेंबर हैं. अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो रिलेटेड पर्सन है और ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई फिर नहीं माना जाएगा. अब हम पढ़ेंगे वो सभी आइटम्स जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होते हैं. तो there are certain items which are required to be included in the value of taxable supply. Taxes, duties, cesses, fees and charges, ये सभी इंक्लूड किए जाएंगे. दूसरा,
अमाउंट इंकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अगर रिसिपिएंट ने, जिसने गुड्स या सर्विसेज को रिसीव किया है, उसने कोई खर्चा किया है सप्लायर के बिहाफ पर उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कि सप्लाई है, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं जो प्री डिलीवरी एक्टिविटीज पे खर्चे किए जाते हैं, जैसे आपकी कमीशन हो गई, फीस हो गई, पैकिंग चार्ज, पैकेजिंग चार्जेस हो गए, फ्राइट चार्जेस हो गए, ये सभी इंक्लूड किए जाते हैं। अब कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन जो पार्ट नहीं होते वैल्यू ऑफ सप्लाई के, जैसे ये दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। पहला, जो सप्लाई से पहले कोई डिस्काउंट अगर दिया गया है ऑन और बिफोर सप्लाई। दूसरा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। दोनों ही तरह के डिस्काउंट को हमने यहाँ पर एक्सक्लूड करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। हियर रूल 27 for the value of supply of goods or services will be applicable। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर जब कंसिडरेशन आपका पूरी तरीके से आपको पैसों में नहीं मिलता चीज के बदले या उस सर्विस के बदले, तो उसको हम बोलते हैं कि नॉट होली इन मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बार्टर एक्सचेंज है या फिर ऐसा एक्सचेंज हुआ है जहां पर आपको पार्शियली मनी के अंदर पेमेंट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे नॉट होली इन मनी। जब यहाँ पर वैल्यू सप्लाई को कैलकुलेट किया जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम उस गुड्स या उन सर्विसेज की ओपन मार्केट वैल्यू को देखेंगे कि अगर कोई ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो उसे ही मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरा पॉइंट, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, यानी कि जितना अमाउंट पैसों में मिला है वो, प्लस any further amount in money as is equivalent to the consideration not in money। अब हम इस बात को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइक है, कोई मिस्टर ए है, उन्होंने एक बाइक 34,000 की जो है बेची है इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड बाइक। मिस्टर ए ने एक बाइक बेची है इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड बाइक, यानी कि 34,000 रुपए के अंदर उन्होंने एक नई बाइक बेची एक आदमी को। उस आदमी ने उनको 34,000 रुपए पैसे दिए हैं, मतलब मनी दिया है, और साथ में एक पुरानी बाइक दी है। लेकिन जो वो न्यू बाइक है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो ओल्ड बाइक है उसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है। तो यहां पर जब कंसिडरेशन को कैलकुलेट किया जाएगा या फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई को जब निकाला जाएगा, तो यहाँ पर जो 34,000 रुपीज की पेमेंट हुई है वो, प्लस जो ओल्ड बाइक की मार्केट वैल्यू है 20,000, उन दोनों को ऐड करके जो बनेगा 54,000, उसे ही माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई को पहले और दूसरे ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो यहां पर सेम गुड्स और सर्विसेज की, यानी कि सेम काइंड और क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज जो अवेलेबल होंगे उनकी जो वैल्यू होगी उसे लिया जाएगा एज ए वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगर तीनों ही तरीके से, जो अभी तीनों पॉइंट हमें डिस्कस करें, अगर तीनों ही तरीके से वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को कैलकुलेट करा जाएगा रूल 30 के हिसाब से। रूल 30 ये कहता है कि अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई को हम इनमें से किसी भी तरीके से पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो वहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई को लिया जाता है 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुड, या हम कह सकते हैं 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो उसको हम मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ द लास्ट, अगर रूल 30 भी अप्लाई नहीं किया जा रहा, उससे भी पता नहीं लग रहा कि वैल्यू सप्लाई क्या हो सकती है, तो उस केस में हम रूल 31 को अप्लाई करते हैं, जिसके एक रीजनेबल मेथड को फॉलो किया जाता है एज पर द सिचुएशन। नाउ वैल्यू ऑफ सप्लाई वेयर सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस अदर देन थ्रू एन एजेंट। यहां पर रूल 28 अप्लाई होता है। सबसे पहले डिस्टिंक्ट पर्सन्स की अगर हम बात करें, तो डिस्टिंक्ट पर्सन्स यहां पर कौन है इस पॉइंट के अंदर? अगर एक पर्सन, इफ अ पर्सन is obtained more than one registration, whether in one state or more than one state, in respect of each such registration
बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। मान लीजिए पर्सन एक ही है, मिस्टर ए है, लेकिन मिस्टर ए ने एक ही स्टेट के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, या फिर एक से ज्यादा स्टेट के अंदर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, मतलब एक ही पर्सन के रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा है, तो दोनों ही रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए उसको एक डिस्टिंक्ट पर्सन ही माना जाएगा, चाहे वो एक ही पर्सन है, लेकिन अगर उसने एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन ही माना जाएगा दोनों केस में। और अब यहां पर बात आती है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी इस केस में। पहला ऑप्शन वही है ओपन मार्केट वैल्यू। अगर सप्लाई हुई है ऐसी कोई तो उसमें हम ओपन मार्केट वैल्यू को ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो मार्केट के अंदर सेम क्वालिटी या काइंड के कोई गुड्स और अगर सर्विसेज हैं तो उनकी वैल्यू को हम एज ए वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकते हैं। तीसरा, अगर दोनों ही तरीके से वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा रहा तो यहां पर हम वैल्यू को पता लगाने के लिए रूल 30 या 31 को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में अगर किसी भी तरीके से वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा रहा तो उस केस में हम गुड्स की वैल्यू का पता लगा सकते हैं बाय द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट फ्रॉम हिज अनरिलेटेड कस्टमर एज वैल्यू ऑफ गुड्स। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल, सप्लायर ने रिसिपिएंट को कोई गुड सप्लाई किए, रिसिपिएंट ने उन्हीं गुड्स को आगे फर्दर एक कस्टमर को आगे सप्लाई कर दिया। उस रिसिपिएंट ने उस कस्टमर से जो भी पैसा चार्ज किया, सप्लायर उस प्राइस का 90% एज ए वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज ले सकता है। नाउ द नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फ्लेक्सिबल सप्लाई वेयर सप्लाई मेड थ्रू एन एजेंट। जहां पर सप्लाई एक एजेंट के थ्रू हुई हो तो वहां पर हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेनी है, यानी कि यहां पर सप्लाई हुई है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट, यानी कि सप्लाई जो ट्रांजेक्शन हुई है वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हुई है, तो वहां पर लेंगे। पहला ऑप्शन वही है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। दूसरा, अगर ओपन मार्केट ऑफ वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में सप्लायर जो है 90% ऑफ द अमाउंट चार्ज फ्रॉम द कस्टमर बाय द रिसिपिएंट उसको ले सकता है, जो मैंने भी डिस्कस भी किया था कि सप्लायर ने रिसिपिएंट को कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की और फर्दर उस रिसिपिएंट ने किसी और कस्टमर को सप्लाई कर दिया वो, तो उस कस्टमर से जो प्राइस चार्ज किया गया उसका 90% एज ए वैल्यू ऑफ सप्लाई सप्लायर ले सकता है जीएसटी पर्पज के लिए। नाउ द लास्ट, अगर दोनों ही तरीके से वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा रही तो वहां पर रूल 30 या 31 अप्लाई किया जा सकता है। अब आता है रूल 30 के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनती है। जिस केस के अंदर 27, 28, 29 रूल अप्लाई नहीं होते वहां पर रूल 30 अप्लाई किया जाता है, और रूल 30 वही है जहां पर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई को लेते हैं 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या अगर सर्विस है तो कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विस, उसका 110% हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 31। जब आपका 27 से लेकर 30 तक कोई भी रूल काम नहीं करता वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए तो वहां पर रूल 31 अप्लाई किया जाता है, जो कि रीजनेबल ग्राउंड्स पर या प्रिंसिपल्स को यूज करके या फिर इस वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर के कुछ प्रोविजंस को यूज करते हुए सिचुएशन के हिसाब से इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करता है। आई होप आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट पीपीटी।